तो कैसे आप सभी लोग वापस स्वागत करता हूं मैं चैनल पर। अब सोलो लेवलिंग में जेजू आइलैंड आर्क में क्या क्या होता है वो सब देखने लायक होगा। पर जेजू आइलैंड की फाइट और उस आर्क को कवर अप करने से पहले आज हम जानेंगे कि कैसे गोगन ही और सन जिन वू की जो पावर लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा है। कहानी की स्टार्टिंग में सन जिन वू और योजन साथ में मिलकर ए रैंक मिशन को कंप्लीट कर रहे थे। अब सन जिन वू ने वादा किया था योजन से कि वो उसके 19 रेड्स में मदद करेगा और उसके बदले में योजन उसको काफी अच्छे पैसे देगा और ये उनकी आखिरी रेड था। अब सन जिन वू और योजन भले ही ए रैंक हंटर्स का काम कर रहे थे, पर जो सन जिन वू की जो पावर्स थी अब वो इतना बढ़ चुका था कि वो आराम से एक एस रैंक हंटर जितना कम्पीट कर सकता था। अब उस गुफा में काफी पावरफुल मॉन्स्टर जरूर होते हैं, बट जो सन जिन वू की जो न्यू पावर्स होती है उसकी वजह से वो आराम से उन सबको खत्म कर देता है। योजन भी ये सब देखकर हैरान होता है क्योंकि सन जिन वू ने इतनी पावर्स कभी नहीं दिखाई थी। उसने पूरी की पूरी शैडो आर्मी को खड़ा कर दिया था। सन जिन वू ये भी बताता है कि जो शैडो आर्मी है वो उसकी नई पावर्स में से एक है और साथ ही में वो किसी भी हारे हुए मॉन्स्टर को शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर सकता है। अब उधर ही योजन ये सब सुनते सुनते आसपास के माना क्रिस्टल्स इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब दोनों ने अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया होता है और दोनों ही उस गुफा को छोड़कर आगे चल देते हैं। पर बाद में वहाँ पे रेस्क्यू टीम आती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा आदमी दिखता है उनको। अब रेस्क्यू टीम में से कुछ हंटर्स होते हैं तो उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कोई मॉन्स्टर है, बट वो उसको इजीली हरा देता है। अब वहाँ पे कुछ और लोग आते हैं और आसपास की लाश देखकर समझ जाते हैं कि पक्का कोई मॉन्स्टर होगा और वो इंसान बोलता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक हंटर हूँ। अब ये सब देखकर और सुनने के बाद रेस्क्यू टीम समझ जाती है कि ये पक्का कोई मॉन्स्टर है जो बोल भी सकता है। और वो बड़ा सा आदमी आगे आकर बोलता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ बल्कि मैं एक इंसान हूँ और मैं कोरिया से बिलोंग करता हूँ और मैं एक एस रैंक हंटर हूँ और मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मैं इतने टाइम से यहाँ पर कैसे फंसा हुआ था, पर क्या मैं कोरिया जा सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद रेस्क्यू टीम और ज्यादा परेशान हो जाती है और हंटर्स को बुला लेती है उसको कैप्चर करने के लिए। अब दूसरी तरफ रात में सन जिन वू और योजन पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी 19 रेड पूरी हो चुकी होती है। दोनों बिल्कुल ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। अब सन जिन वू योजन से कहता है कि अब चलो तुम्हारे पापा की कंपनी तुम्हारी हो जाएगी जिसकी वजह से तुम अपने आप को थोड़ा सा वर्दी समझोगे अपने पापा की कंपनी के। योजन भी सब सुनकर काफी खुश होता है और वो काफी देर तक उधर ही पार्टी करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद सन जिन वू को याद आता है कि उसके पास अभी भी डीमन कैसल की चाबी है और उसको अभी भी काफी ज्यादा दूर तक पहुंचना है। सन जिन वू बस उस कैसल की चाबी को देख रहा होता है और उसको वो दिन याद आता है जब वो काफी ज्यादा पास था लेकिन वो हार गया था क्योंकि उसका पावर लेवल काफी कम था। सन जिन वू ने एक दिन अपने आप से वादा किया था कि जिस दिन मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा तो मैं पक्का जाकर डीमन किंग को हराऊंगा। उसके बाद सन जिन वू समझ जाता है कि अब मुझे डीमन कैसल पे फिर से जाना चाहिए एक और बार रेड करने के लिए। अब सन जिन वू का जो पावर लेवल था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था पहले से। सन जिन वू अगली सुबह डीमन कैसल के लिए एंट्री कर ही रहा होता है और तभी एंट्री करते ही वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। जैसे डीमन कैसल के और अंदर जाने की कोशिश करता है वैसे वैसे और मॉन्स्टर्स आना शुरू कर देते हैं। उसकी जो पावर लेवल होता है वो ए रैंक हंटर से ज्यादा ही होता है। सन जिन वू भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट के सीधा अटैक कर देता है। इस बार सन जिन वू का काफी अच्छे इक्विपमेंट्स भी होते हैं और शैडो आर्मी भी होती है जिसका वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अभी लड़ाई काफी देर तक चलती है और आसपास के जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको मार देता है सन जिन वू। फिर उसके बाद डीमन कैसल में जैसे ही ऊपर जाता है एक हाई रैंक मॉन्स्टर्स आकर सन जिन वू को चैलेंज कर देता है। सन जिन वू के पास इतनी पावर था और शैडो आर्मी था जिसकी वजह से रुकता नहीं है बल्कि उसके खिलाफ भी लड़ाई को शुरू कर देता है। जिन वो काफी देर तक उस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई करता है और फाइनली जाकर वो उसको मार ही देता है। दिन वो फिर एक चीज सोचता है कि क्यों ना मैं इस बड़े से मॉन्स्टर को भी अपनी शैडो आर्मी में इंक्लूड कर लो। लेकिन जैसे ही वो उस पर यूज करता है वो तरीका उस पर वो काम नहीं आता है। उसका अचानक से एक इंस्ट्रक्शन आता है सन जिन वू के सामने कि उसमें लिखा रहता है कि शैडो आर्मी में वही आ सकते हैं जो छोटे लेवल के मॉन्स्टर हो, ना कि जो बड़े लेवल के हो। उसके जैसे सन जिन वू ने उस बड़े से मॉन्स्टर को हराया होता है उसे खत्म होती सन जिन वू को कुछ नई डिटेल्स और नए इक्विपमेंट्स मिलते हैं क्योंकि पावर लेवल बढ़ने के साथ साथ उसको एक नया इक्विपमेंट मिलता है जिसकी वजह से वो बड़ी जल्दी हील कर सकता है और उसको एक वाटर मिलता है जिस वाटर से कोई भी इंसान जल्दी हील कर सकता है। वो उस टाइम यही सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं इसको अपनी माँ को दूं जिसकी वजह से वो जल्दी रिकवर कर पाए। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि कैसे जो वो आदमी मिला होता है ए रैंक डंजियन में, वो आदमी अभी अमेरिकन हंटर्स के हाथों में होता है और वो उस पर अभी जांच कर रहे होते हैं। अब अमेरिकन हंटर्स को लगता है कि ये कोई घुसपैठी है या फिर कोई मॉन्स्टर है जो इंसान का रूप लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है। अब किसी को पता नहीं होता तो उसके बारे में डिटेल्स निकालने के लिए कोरिया पर संपर्क किया जाता है। अब उसके बाद उससे बातचीत करने के लिए यूएसए अपना सबसे बेस्ट हंटर को भेजता है ताकि जैसी बात को स्टार्ट करते हैं तभी अमेरिकन हंटर बोलता है कि तुम्हारा नाम संग टू हॉन है और तुम काफी टाइम से लापता हो। अब बल्कि ये मैं नहीं रिकॉर्ड्स बोल रहे और मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम से कोई आदमी गायब होगा और वो ऐसे मिल सकता है, या तो उसकी लाश मिलेगी वरना वो कभी मिलेगा ही नहीं। अभी सुनने का संग टू हॉन समझाता है कि मैं एक ऐसा रैंक हंटर हूँ भी कोरिया का और मैं काफी टाइम से गायब था पर मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं अपने मिशन के दौरान गायब हो गया था और अब निकल पाया हूँ उस गुफा से। उसका तो अमेरिकन हंटर बोलता है कि तुम कहानी बना लेते हो पर मुझे नहीं लगता कि तुम कोई इंसान भी हो। तुम एक ए रैंक डंजन में थे और इतने टाइम से कोई भी इंसान जो एक डिकेड में फंसा हो वो जिंदा नहीं बच सकता है। और अगर कोई भी हंटर इतना पावरफुल बन गया कि वो एक ए रैंक डंजन में डिकेड से हो और उसने सारे मॉन्स्टर्स को भले ही मार दिया तो उसकी भूख एक ना एक दिन उसको मार देती है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कोई इंसान हो, तुम बल्कि एक मॉन्स्टर हो। सन टू हॉन उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक हंटर हूँ वो भी कोरिया से
और मुझे जाना पड़ेगा कोरिया क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। सन टू हॉन ये बताता है कि वो कोरिया से निकला था इस एक मिशन के लिए ताकि वो कुछ चीज़ों को ढूंढ सके। और जब सन टू हॉन निकला उस गुफा से तो पूरा एक डिकेड बीत चुका था। अमेरिकन हंटर बोल रहा था मुझे तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं है, पर हाँ अगर तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो पहले तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा। लेकिन सन टू हॉन इस बात को बताने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं सीधा जाकर अपने हायर अथॉरिटी से ही बात करना चाहूंगा। अब इतनी देर में अमेरिकन हंटर के हाथों में सन टू हॉन की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब अमेरिकन हंटर जैसे ही उस फाइल को खोलता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है देखकर कि इसका लड़का सन जिनवू है। सन जिनवू की पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ई रैंक से ज्यादा बढ़ चुका था, तो इसीलिए वो उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो उसका बाप है। लेकिन इतनी देर में वो फाइल को फेंक कर बोलता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा भी कब का मर चुका होगा कोरिया में। अब इतना ही सुनते सन टू हॉन और गुस्से में आ जाता है और वो खड़े होकर बोलता है उस हंटर को मेरा बेटा कहाँ पर है और वो भी किस हालत में है। सन टू हॉन की आंखों में पूरा गुस्सा दिख रहा होता है और वो हंटर भी खड़े होकर उसे लड़ाई शुरू कर देता है। और यहाँ पर सन जिनवू ने डीमन कैसल के 3rd लेवल तक को क्रॉस कर चुका होता है, इसीलिए वो वापस हॉस्पिटल आता है अपनी मदर को देखने के लिए। सन जिनवू अपनी मदर को देखकर ये बोलता है कि बस मुझे थोड़े बहुत और चीज़ों को चाहिए होगा, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी तरीके से रिकवर अप कर लूंगा। अब रात में बैठकर सन जिनवू ने जितने इक्विपमेंट्स को डीमन कैसल से लिया था उन सबको अब सेल कर रहा होता है ब्लैक मार्केट में। अब सन जिनवू यही सोचता है कि वो उसके पास कब से एक ई रैंक की आइडेंटिटी है, अब क्यों ना उसको बदल के एस रैंक की बदल दी जाए क्योंकि उसका पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब अगले दिन सीधा सन जिनवू उठता है और अपनी पावर लेवल को बढ़ाने के लिए चला जाता है। अब इस सेंटर पे सारे के सारे हंटर्स आते हैं और अपने पावर लेवल के अकॉर्डिंग एक रैंक को चुनते हैं। जिस हंटर का पावर जितना ज्यादा होता है वो उसको उतना ही अच्छे रैंक मिलता है और जितनी अच्छी रैंक मिलेगी किसी हंटर को उतना अच्छा खासा पैसा मिलेगा हर मिशन के लिए। अब उधर दूसरी तरफ अमेरिकन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में पूरी तरीके से आग लगी होती है और टूट फूट चुका होता है। जो लड़ाई हुई थी अमेरिकन हंटर वर्सेस सन टू हॉन के बीच में, उसमें सन टू हॉन ने पूरी तरीके से बिल्डिंग को तबाह कर दिया था और उस अमेरिकन हंटर की सारी हड्डियों को तोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसके गले की हड्डी, ताकि वो ऊपर उठकर देख तक ना सके। और उस एसोसिएशन से अब सन टू हॉन भाग चुका था कोरिया के लिए। अब उसके बाद सन जिनवू लाइन में लगा ही रहता है कि कब उसका टर्न आएगा और वो अपनी पावर लेवल को चेक करके अपनी रैंक को बढ़ा पाएगा। अब जैसे ही सन जिनवू खड़े होकर जाने लगता है उसके बाद वो मशीन पर अपना हाथ लगाता है, मशीन खराब हो जाता है। अब ये देखकर वहाँ पे जो एक लड़की खड़ी होती है वो बोलती है कि शायद से मशीन में कुछ एरर होगा, आप वापस से अपना हाथ एक बार लगाकर देखिए। अब सन जिनवू जितनी बार भी अपना हाथ रख रहा था वैसे ही मशीन खराब हो जा रहा था। तभी एक सीनियर ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब वो लेडी बोलती है कि जब भी अपना हाथ को रख रहा है इस मशीन पर, ये मशीन एरर बता रहा है। अब वो सीनियर ऑफिसर ये सोचने लग जाता है कि यही हादसा तब हुआ था बहुत साल पहले जब चाहेन आई थी और उसने यहाँ पर अपना हाथ रखा था, तब वो एरर शो करने लग गया था क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर थी। तो इसका मतलब या तो ये एक एस रैंक हंटर है वरना फिर मशीन में कुछ खराबी हो गई है। अब उसके बाद उससे सन जिनवू को बोलता है कि तुम्हें 3 दिन बाद आना पड़ेगा, हम एक नई मशीन लगा कर रखेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत खराब हो गया है। तभी वहाँ पे बाहर खड़े होकर चो जैंग इन देख रहा होता है मौसम, और तभी वहाँ पे एंट्री होती है चीफ वुनजिन की। वुनजिन चोई से बोलता है कि आजकल एस रैंक हंटर काफी ज्यादा अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर जीते हैं। चोई ये तो बोलता है कि ये बात तो मैं भी मानता हूँ और हमें इसीलिए इन जैसी मशीन को इस्तेमाल करना पड़ता है उनको पकड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि आसपास के सेंटर में कोई ना कोई एस रैंक हंटर है और मैं उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर भी पा रहा हूँ इतनी दूर से भी। अब चोई इन खुद एक एस रैंक हंटर होता है और वो आसपास कोई एस रैंक हंटर को पहचान लेता है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं अब जाकर उस एस रैंक हंटर को देखने वाला हूँ। वुनजिन बोलता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और उसके बाद वुनजिन और चोई इन दोनों उस सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सन जिनवू होता है। जैसी दोनों की एंट्री होती है सब के सब चो इन को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर होता है और सब हैरान भी हो जाते हैं कि यहाँ पे चो इन कर क्या रहा है, क्योंकि चो इन को द अल्टीमेट सोल्जर कहा जाता था कोरिया का। चो इन सन जिनवू कोई बॉडी में को देखकर पहचान जाता है कि ये पक्का कोई एस रैंक हंटर ही है। बिल्डिंग का ऑफिसर ये बोलता है कि मैं 3 दिन और लगेगा सर इसकी पावर लेवल को चेक करने के लिए। तब चो इन बोलता है तुम चुप रहो, मुझे पता है कि एक एस रैंक हंटर है, मुझे किसी मशीन की जरूरत नहीं है। अब ये चीज सुनने के बाद सन जिनवू आगे चलते हुए बोलता है कि मैं 3 दिन बाद आकर एक बार चेक करवा के आपसे अपनी आइडेंटिटी को बदलवा लूंगा। चो इन उससे बोलता है इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, अभी थोड़ा देर बात कर लो हमारे साथ, हम भी एक एस रैंक हंटर ही हैं। सन जिनवू ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है इन सब कामों के लिए, अब मुझे जाना पड़ेगा। चो इन बोला आजकल के लोगों में कोई भी तमीज नहीं होती, शायद से उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। अब उसका बेखून को सीधा कॉल आता है डायरेक्टर का और डायरेक्टर बोलता है कि हमें जाना पड़ेगा कोरियन हंटर्स के साथ जापान। बेखून ये सुनकर शॉक में पड़ जाता है क्योंकि जापान में ही 3 साल पहले जेजुन आइलैंड आर्क हुआ था जिसकी वजह से काफी एस रैंक हंटर्स की जान जाने से बची थी। डायरेक्टर बोलते जो तुमने सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो क्योंकि जेजू आइलैंड पर वापस से वो सारे के सारे एस रैंक पोर्टल्स वापस से खुल रहे हैं, इसलिए हमारे हंटर्स को जापान अब जाना ही पड़ेगा। बेखून ये सुनने का काफी शौक में चला जाता है क्योंकि उसको अभी भी आता है कि एस रैंक पोर्टल में से काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स निकलते हैं, यहाँ तक कि एस रैंक हंटर के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जाना ही पड़ेगा जापान उस मिशन के लिए। अब सन जिनवू अपनी मदर को हॉस्पिटल से देखकर बाहर आ ही रहा होता है, तभी उसका पीछा कोई कर रहा होता है। सन जिनवू रुककर ये पूछता है तुम हो कौन। तब वुजिन बताता है कि मेरा नाम वुजिन है और मैं हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ। तब सन जिनवू ये पूछता है कि मुझसे तुम्हें क्या काम है। वुजिन बोलता है कि कभी कभी हमें
हंटर्स पर ज्यादा नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग कभी कभी मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। और अब एंट्री होती है सीधा गोगन ही की, जो सबसे पावरफुल हीरो कहलाए जाते हैं डिकेड में। जिनको जैसी गोगन ही को देखता है वो समझ जाता है कि इनका पावर लेवल मेरे से ज्यादा है और ये कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में जेजू आइलैंड आर्क शुरू हो जाएगा। जेजू आइलैंड में काफी ज्यादा आर्क बनने वाले हैं, तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे तो काफी ज्यादा हेल्प होगा। वीडियो को शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।